अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम लेट्स आस्क के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीरा ख़ान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की जाती है और आजकल के हालात के पेश नज़र हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिज़ीज़। इस प्रोग्राम में हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो शोबा तिब से ताल्लुक़ रखते हैं और ना सिर्फ MBBS बल्कि MPhil, MSc और PGD में भी नुमाया नाम रखते हैं। आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल शाह बिटाई में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं एक बात बताती चलूँ कि डॉक्टर साहब मेडिकल साइंस के एक बेहतरीन टीचर भी हैं और सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज टंडो आदम में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब के लेक्चर्स डिजिटल मीडिया पर भी मौजूद हैं और उनको ना सिर्फ उनके स्टूडेंट्स बल्कि बहुत से लोग देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। डॉक्टर आसिम महमूद साहब हमारे प्रोग्राम लेट्स आस्क में मौजूद हैं। आइए इनका इस्तकबाल करते हैं और इनसे जानते हैं आपके पूछे गए सवालात के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो जेम्स की पूरी टीम की जानिब से आपको प्रोग्राम लेट्स आस्क में खुशामदीद कहती। बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारी आवाम को ये वाज़े करें कि वायरस क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि वायरस एक किस्म का कीड़ा है, बज़ाहिर हम इसे देख सकते हैं या नहीं, तो इसकी वजाहत करें। अब ऐसे समझें कि जरासीम की बहुत सारी इकसाम होती हैं, उनमें जो वायरस है वो जरासीम की सबसे छोटी किस्म है, अगर हम आम आवाम को समझाने के लिए बात करें। अच्छा, अब वायरस के साथ मसला ये होता है कि वायरस अपने होस्ट के बग़ैर सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं आपको समझाता हूँ, उसकी मिसाल ऐसे है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक छोटा बच्चा है वो अपनी माँ के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वायरस जब तक किसी जानदार के जिस्म से बाहर है वो बिल्कुल इनएक्टिव रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जैसे ही वो किसी जानदार के जिस्म के अंदर दाखिल होगा उसको वहाँ से खुराक मिलना शुरू होगी और वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। तो बेसिकली ये एक जरासीम है और ये इतना छोटा होता है कि आप इसको देख नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब ये ह्यूमन बॉडी में ही सर्वाइव करेगा, अपार्ट ऑफ दैट ये लिविंग बॉडी अगर हम कहें तो ज़्यादा बेहतर है, जानदार की जिस्म में सर्वाइव करेगा और किसी में भी नहीं करेगा। इस वक्त कोविड-19 की वबा दुनिया भर में फैली हुई है। अवाम परेशान है कि सच में ये वायरस है या कोई साजिश। इस पर आपका क्या ख्याल है? अच्छा, इंसान की फितरत का जब आप कभी मुताला करोगे ना तो आप देखोगे कि इंसान को हर वो चीज़ तंग करती है जो उसको समझ ना आ रही हो। ये इंसान की फितरत है। बेसिकली ये बीमारी तो है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, चूँकि बीमारी बहुत नई है तो अभी हमें उसकी इतनी समझ है नहीं, और समझ नहीं है तो मफरूज़ों ने बहुत ज़्यादा उसको जो है वो अपने हिसार में लिया हुआ है। ये आप देखोगे कुछ टाइम गुजरेगा तो ये जब हमें समझ आने लगेगा तो इसकी दवाएं भी आ जाएंगी, वैक्सीन भी आ जाएगी, सब चीज़ें हो जाएंगी, बट इट विल टेक सम टाइम। मतलब हम ये कहना गलत है कि ये कोई साजिश है? नहीं, बीमारी तो है, वो डेफिनेटली है, मगर चूँकि उसकी समझ अभी कम है इसलिए वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बहुत शानदार बात करते थे। वो कहते थे कि किसी चीज़ को जब इंसान समझता नहीं है तो उसको फसाना बना देता है। तो ये वो वाली बात है। जैसा कि आपने फरमाया कि वायरस की एग्जिस्टेंस शुरू से ही पाई जाती है, तो अचानक ये इंसानों पर कैसे असरअंदाज होने लग गया? अच्छा, पहले तो आप ये बात समझें कि ये जो कोरोना वायरस की फैमिली है ना, ये जो रिकॉर्डेड हमारी हिस्ट्री है वो हम तकरीबन 150 साल से इसके बारे में जानते हैं। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर आपने नाम कभी सुना हो, पहली जंग अज़ीम, उसके बाद दुनिया में एक वबा फैली थी, स्पेनिश फ्लू की वबा उसको कहते हैं। वो भी बेसिकली कोरोना वायरस की एक फैमिली थी, उसी का एक मेंबर था, उससे कॉज हुई थी। तो अब आप वायरस को ऐसे समझिए जैसे हमारे ख़ानदान होते हैं ना, ऐसे वायरसेस के और जरासीम के भी ख़ानदान होते हैं। तो उस ख़ानदान में मुख्तलिफ फ़र्द होते हैं। तो अब इस कोरोना वायरस की ये एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें बहुत सारी तरह के वायरस हैं। तो वो स्पेनिश फ्लू जिसने किया था वो एक अलग वायरस था। जो सार्स 2007 में दुनिया में आया था वो एक अलग वायरस था। तो ये उसी फैमिली का एक नया वायरस है। तो ये कहना गलत है कि ये पहले से मौजूद था। ये डिस्कवर हुआ 2019 में, और चूँकि एक नई चीज़ है इसलिए अभी हमें थोड़ी समझने में और उसको बाकी मामला में थोड़ी देर लग रही है। माल हो जाएगा इंशाल्लाह, जितनी तेज़ी से काम हो रहा है लोग कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा कि देखा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मौत का तनासब यानी कि डेथ रेशो दीगर ममालिक में बहुत ज़्यादा है। इसकी भी वजाहत फरमाएं कि ये तमाम वायरस एक ही किस्म के हैं या मुख्तलिफ हैं? क्योंकि वैसे अगर आपने फैमिली वाइज बताया तो मुख्तलिफ हैं, तो अभी लेकिन अगर हम ममालिक का देखें, एक दूसरे ममालिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इतने ज़्यादा डेथ रेशो इतना बढ़ा हुआ है, जबकि पाकिस्तान में इतना नहीं है। तो ये भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है।
वो मुल्क जिनमें इनकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है वो भी 7 से 8% है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। जैसे इटली में हाईएस्ट मॉर्टेलिटी रेट जो रिपोर्ट हुआ है वो मेरे ख्याल 9% के अराउंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोगों को वायरस लगा तो 91 ठीक हो गए, 9 जो है वो उसमें जो है वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, अब इसमें भी जो है ना बहुत सारी थ्योरीज हैं। मज़े की बात ये है कि ये चीज़ सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वालों ने नोट की कि वायरस तो ये एक ही है, बट कुछ मुल्कों में इसका स्प्रेड कम हो रहा है, कुछ में ज़्यादा हो रहा है, कुछ में मॉर्टेलिटी रेट कम है, कुछ में ज़्यादा है। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक थ्योरी ये है कि एक वैक्सीन होती है, अगर आपको पता हो ना, वो टीबी के लिए हम एक वैक्सीन लगवाते हैं, उसको हम कहते हैं BCG। तो BCG जिन लोगों ने लगवा रखी है उनको ये वायरस इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, और जिन्होंने BCG नहीं लगवा रखी उनको बहुत इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि BCG यानी टीबी जो है ना, ये जब इसकी वैक्सीन शुरू हुई 1940 1950 में, तो जो डेवलप मुल्क थे उन्होंने कहा यार ये टीबी तो बीमारी है गरीबों की, तो उन्होंने अपने लोगों को वैक्सीन लगवाई ही नहीं। अमेरिका में आज तक टीबी की वैक्सीन नहीं लगती, को खुद से लगवाना चाहे मर्जी। UK में नहीं लगती, यूरोपियन बहुत सारे मुल्कों में नहीं लगती। अच्छा, हमारे मुल्कों में चूँकि टीबी इंडेमिक है तो हमें तो इस पाकिस्तान जैसे 1950 से हम लोग लगा रहे हैं। तो एक तो क्रॉस रिएक्टिविटी इसकी BCG से रिपोर्ट हो रही है। अब वो मैंने कहा ना, स्टिल चूँकि बीमारी बहुत नहीं है, रिसर्च अभी होगी तो इट विल टेक सम टाइम। दूसरा एक और बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारे यहाँ जो पर्सनल हाइजीन है हमारे मुल्कों में, उसका हम लोग बेतहाशा ख्याल रखते हैं। यूरोपियन मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, इसलिए भी वहाँ पे जो मॉर्टेलिटी रेट है बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात, हमारे यहाँ जो कुकिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब हमारी अम्मी जिस टेम्परेचर पे खाना पकाती हैं, उस पर करोना क्या, करोना की पूरी फैमिली भी आ जाए तो उसका काम उतर जाए। तो वहाँ पे चूँकि वो लोग तो रॉ मीट तक खा लेते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रहे, करोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर वो लोग हो रहे हैं जो या तो ज़ईफ़ हैं या उनको साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी से मुराद कोई बीमारी हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की कोई बीमारी हो, ब्रेन की कोई बीमारी हो, दिल की कोई बीमारी हो। तो इटली में भी जो 98% मॉर्टेलिटी रेट है उसमें वो लोग हैं जो कि कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ थे। अच्छा, जो विदाउट कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो सिर्फ 2% है। तो अगर वो 9% को मैं 2% पे ले जाऊँ तो आप समझ लें इसका कोई डेथ रेट इतना ज़्यादा नहीं है। तो डराया ना करो लोगों को यार। ये भी सुनने में आया है कि वायरस की लाइफ साइकिल 14 डेज़ पर मुश्तमिल है और फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो आप ये बताइए कि ऐसा किस तरह होता है, और अब तक पाकिस्तान में इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी, तो क्या ये दुरुस्त है? पूरी दुनिया में कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली 2-3 ड्रग्स ट्राई अब तक इसकी की गई हैं, मगर वो रिजल्ट वैसे नहीं है जैसे लोग सोच रहे थे। अच्छा, अब आप एक बात समझें कि वायरस की लाइफ साइकिल से हमारी मुराद क्या होती है। कोई भी वायरस, आपने कभी एक बात नोट की है, हमें नज़ला ज़ुकाम होता है ना, नज़ला ज़ुकाम बेसिकली वायरल इन्फेक्शन। वायरस आपकी और मेरी बॉडी में एंटर होता है। नज़ले ज़ुकाम के लिए अगर हम कोई दवा ना भी लें तो 2-3 दिन में वो खुद ही ठीक हो जाता है। होता ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपका जिस्म उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी कितने दिनों में डेवलप कर लेता है। तो कोरोना, ये जो कोविड-19 स्पेसिफिकली हम कोविड-19 की बात करें ना, कोरोना वायरस फैमिली तो बहुत बड़ी फैमिली। तो कोविड-19 में जो स्टडीज़ अब तक हैं उसमें ये देखा गया है कि लोग 14 डेज़ पे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेते हैं, और जैसे ही आपकी बॉडी में किसी बीमारी के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए, इसका मतलब है आप उसका काम जो है ख़त्म होने वाला है। तो स्टडीज़ कुछ हैं जो ये बता रही हैं। तो वो लाइफ साइकिल से मुराद ये होती है कि वायरस कितने अरसे में मैच्योर होके और उसने ख़त्म हो जाना है, तो ये बात होती है। तो वो स्टडीज़ हैं, मगर अभी मैंने कहा ना कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि डिजीज़ बहुत नहीं है। आजकल हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल बहुत आम है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इससे वायरस ख़त्म हो जाता है या इसकी ट्रांसमिशन रुक जाती है? अब हुआ ये है कि हैंड सैनिटाइज़र्स, ये जो आम हैंड सैनिटाइज़र्स हैं उनकी बात नहीं हो रही है। चाइना वालों ने ये स्टडी की और उन्होंने ये बात नोट की कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र ना, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। आपने कभी देखा है किसी ज्वेलर की दुकान में जाने का तबा हुआ? ज्वेलर अपना सामान कहाँ रखते हैं? शेल्फ में, ये या जो उनका सेव होता है उसके अंदर। तो वायरस को आप ऐसे समझें कि वायरस एक ज्वेलर के सेफ की तरह है। उसके बाहर एक बहुत मोटी प्रोटीन की कोट होती है और उसके अंदर उसकी बीमारी पैदा करने वाली चीज़ होती है जिसको हम उसका जेनेटिक मटीरियल कहते हैं। तो ये बात नोट की गई कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल वो वायरस के उस बाहर वाले प्रोटीन कोट को तोड़ रही है। जैसे ही आपने वायरस के प्रोटीन कोट को तोड़ा, आपने उसको जो है वो ये समझिए न्यूट्रलाइज़ कर दिया। तो ये भी कुछ स्टडीज़ ने ये बात हमें समझाई कि अगर हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो वो वायरस के प्रोटीन कोड को तोड़ देगा, और जैसे ही वायरस का प्रोटीन कोड टूटेगा
तो उसकी वो इन्फेक्टिविटी, हम लोग कहते हैं इन्फेक्टिविटी, मैं आपको कैसे समझाऊँ, बीमारी पैदा करने की जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, ऐसे होता है। तो ये बात सही है। मतलब फिर ये बात तो फिर इस तरह से गलत साबित हो रही है ना कि जो घर में हैंड सैनिटाइजर्स बनाने के तरीके बताए जा रहे हैं, फिर उससे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अल्कोहल बेस्ड होगा तो अल्कोहल बेस्ड होगा। ठीक है। असल में जो कैप्सिड को तोड़ रहा है, मतलब प्रोटीन कोड को तोड़ रहा है, वो अल्कोहल तोड़ रहा है। तो इसलिए अगर मैं आपको बताऊँ ना, हैंड सैनिटाइज़र वो आप स्प्रिट के अंदर पानी मिला के उससे हाथ साफ़ करें, हाथ साफ़ हो जाएंगे। तो फिर ये प्रोटीन कोड को तोड़ने के साथ साथ फिर जेनेटिक मटेरियल को भी ख़त्म कर देगा ऑब्वियसली। वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड के बगैर होस्ट में एंटर नहीं हो सकता ना। ठीक है डॉक्टर साहब, ये ख़बर भी बहुत आम रही है कि वायरस का सर्वाइवल रेट गर्मियों के मौसम में बहुत कम हो जाएगा, लेकिन नताइज आपके सामने हैं, तो इस स्टेटमेंट की क्या हकीकत है? हुआ ये कि हम लोग जो है ना रिसर्च करने के शौकीन नहीं। हम लोग जो बात सुनते हैं ना, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ बिठा लेते हैं, निकालते नहीं है इधर से। अब हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि जिस वक्त चाइना में जनवरी में, दिसंबर में इसका आउटब्रेक आया था, ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त गर्मियाँ पीक पे थी और ऑस्ट्रेलिया में केस रिपोर्ट हो रहे थे। ठीक है ना, तो ये टोटल मिथ है। अच्छा, वो मुझे किसी ने कहा, मैं हैरान रह गया सुन के, वो मुझे कह रहा है जी टेम्परेचर जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस होगा ना, ये वायरस तो बस गया। अच्छा। और मैंने कहा खुदा के बंदे, 37 डिग्री सेल्सियस तुम्हारी टेम्परेचर तुम्हारी बॉडी का अपना है, तो वायरस बॉडी के अंदर जाके डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा है? तो सारी मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का क्या किरदार है? अब देखिए, पहले तो थोड़ा सा समझें कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। इम्यूनिटी ना, ये खुदा ताला ने इंसान के ऊपर बड़ी मेहरबानी की है कि जब हम दुनिया में आते हैं ना, तो वो ग्रीक्स बड़ा शानदार लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे उसके लिए। वो कहते थे इनविजिबल एनिमीज़। तो हमारी इन्वायरमेंट में हर जगह पे ऐसी एनिमीज़ होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं, ये बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम जो होते हैं सारे। तो अल्लाह ताला ने चूँकि हमें बनाया है, तो अल्लाह ताला को पता था मैंने जरासीम को भी बनाया है, तो अल्लाह ताला ने हमें बाय बर्थ एक स्पेशल जो है वो सलाहियत दी कि हमारा जिस्म हर उस चीज़ को रेजिस्ट करता है जो बाहर से अंदर आ रही हो। ठीक है ना। अब वो जरासीम भी हो सकते हैं, वो डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, वो पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं, वो कोई बुलेट भी हो सकती है। इवन मैं आपको मजे की बात बताऊँ, आपने कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सुना है? जैसे किसी की किडनी फेल हो जाती है, तो वो कोई भाई है कि बहन है, उसने भाई को गुर्दा दे दिया, तो वो चूँकि किडनी भी हमारी अपनी नहीं होती, बाहर से आई भी होती है, तो कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम उसको भी जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो बहुत ही शानदार सिस्टम है। अब वायरस चूँकि बाहर से हमारी बॉडी में आते हैं, तो जितना वायरस हमारी बॉडी के अंदर आएगा और जितना तगड़ा हमारा इम्यून सिस्टम होगा, उतना ज़्यादा जो है वो उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। जितना बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, उतना जल्दी जो है वायरस को वो जो है वो क्लीन अप करेंगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेंगे। और देखें ना, कमाल का सिस्टम है खुदा ताला की ये। मतलब कभी पढ़ते हैं तो हम तो पढ़ के हैरानी होते रहते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को अल्लाह ताला ने एक और जो शानदार सलाहियत दी है, वो क्या दी है कि वो किसी जरासीम को मारता नहीं है, सिर्फ वो मारने के साथ साथ उसको याद भी कर लेता है मैंने मारा किसको था, ताकि अगली मरतबा जब वो वायरस जिस्म में आए तो वो उसको कुछ करने से पहले ही उसको उड़ा दे। तो बहुत शानदार सिस्टम है। अच्छा, इसमें मैं एक ज़िली आपके साथ जो है वो थोड़ी डिस्कशन इस पर करूँ। इम्यून सिस्टम देखें, हमें बूस्ट करना है ना, तो उसके लिए ना हमें नेचर के नज़दीक जाना पड़ेगा। देखें प्लीज़, आप चूँकि एक चैनल को चलाते हैं, सारी बात आपका इंटरेक्शन मुझसे ज़्यादा है लोगों से, तो आप काइंडली लोगों को समझाएं कि थोड़ा सा ना आर्टिफिशियल लाइफ से थोड़ा दूर रहें, एक्सरसाइज थोड़ी किया करें, ये डब्बे वाले जो जूसेस होते हैं थोड़ा इनसे दूर हो जाएं, फ्रेश जूस, अपने हाथ से किन्नों का जूस निकालें, अपने हाथ से सेब का जूस निकालें, वो पिएँ। इस तरीके से कच्ची सब्ज़ियाँ इम्यूनिटी को ऐसा बूस्ट करती हैं कि मतलब आपकी सोच है। और कच्ची सब्ज़ियाँ तो हम तो सब्ज़ी बनती है, हम कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें ना, फ्राइड फूड से थोड़ा सा अवॉइड करें, जंक फूड थोड़ा कम करें, तो इम्यूनिटी है ना, यही चीज़ें बूस्ट करेंगी। ड्राई फ्रूट खाएं, जिसको तौफीक खुदा ताला ने दी, तो जितनी इम्यूनिटी अच्छी होगी उतना काम अच्छा हो। तो यानी कि जो आजकल जो टोटके इतने आम है कि गर्म पानी में नींबू का रस निचोड़ लें और फिर वो पी लें, तो उससे भी वायरस ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली कितना अच्छा होगा ना, इसके अंदर से अगर गर्म पानी निकल जाए, सिर्फ गर्म निकल जाए, सही, पानी में नींबू निचोड़ें और वो पिएं, उससे आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमें हील करता है। इसलिए आपने देखा ना, किसी को मुंह में छाले जाते हैं, वो विटामिन सी की गोलियां खाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो विटामिन सी इज हीलिंग विटामिन ना। तो सिट्रस फ्रूट्स इसमें आपके पास सब आ, उसमें ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज हैं, किन्नू जिसको हम कहते हैं हाफजा में। सही। तो आप गर्म पानी में नींबू में से गर्म निकाल दीजिए, पानी में नींबू डाल के उसको पीजिए। सही।
डॉक्टर साहब, अगर ख़ास बच्चों, बूढ़ों और स्मोकर्स की बात की जाए तो उनके लिए क्या ख़ास प्रिकॉशंस होंगे? अच्छा, स्मोकर्स को इसमें बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना के ये जो कोविड-19 की हम स्पेसिफिकली इस पर बात कर रहे हैं, इट्स ए रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़। ये सांस का जो सिस्टम है उसकी बीमारी है। स्मोकर्स की जो सांस लेने की कैपेसिटी होती है वो वैसे ही कुछ कम हुई हुई होती है, तो उनमें अगर ये वायरस हमलावर होगा तो उसकी शिद्दत यकीनन बहुत ज़्यादा होगी। तो जो स्मोकर्स हैं, पहले तो खुदा के बंदे वो खुदा को माने और स्मोकिंग छोड़ें। दूसरा, उसके बाद वो क्या करें कि घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जितने प्रिकॉशन वो जो जनरल पब्लिक के लिए हैं वो उनको थोड़ा सा उस पर ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट रहना है। घर से कम निकलना है, मास्क अच्छे पहनने हैं, सैनिटाइज़र से बार बार हाथ साफ़ करने हैं, साबुन से बार बार हाथ धोने हैं, तो वो करें। बाकी बच्चे और बूढ़े उनको घर में रखें, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ जो ज़ईफ़ हज़रात होते हैं, अब हम देखें ना, यूरोपियन तो है नहीं ना, वो यूरोपियन तो हमने देखा कि 80 साल की औरतें भी जो मैराथन में दौड़ रही होती हैं। हमारे यहाँ तो दादी अम्मा 60 साल की होती हैं, घुटने उठने पकड़ लेती हैं, चला भी नहीं जा रहा होता उनसे, तो उनको शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगी, बहुओं की परेशानी होगी और मसले मसाइल बहुत होंगे। तो वो थोड़ा प्रिकॉशन ज़्यादा रखें, क्योंकि ये बात मैंने आपसे शुरू में की कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनमें इसका जो क्या कहते हैं डेंजरस इफेक्ट है वो ज़्यादा देखा गया है, तो ज़रा घर में नहीं। अच्छा, छोटे बच्चों का ऐसा है कि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी चूँकि डेवलप नहीं हुई होती, डेवलप हो रही होती है, इसलिए उनके मुतासर होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो बच्चों को और बूढ़ों को घर से बाहर ना निकलने दें, और स्मोकर भी कोशिश करें जितना आइसोलेट कर सकते हैं अपने आप को आइसोलेट करें, और जो जनरल प्रिकॉशन है उनको थोड़ा सा टाइटली स्ट्रिक्ट और जो है उनको अडेप्ट करें। मतलब बेसिकली बच्चों और बूढ़ों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसलिए ज़्यादा असर करता है इनको। क्योंकि बूढ़ों का इम्यून सिस्टम अब चूँकि वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, एजिंग का एक नेचुरल प्रोसेस है, तो वो कम हो रहा है। बच्चों का अभी कम है, आहिस्ते से बढ़ रहा है, तो जब तक वो पीक पे आएगा उसमें टाइम लगेगा। उनका पीक पे आके नीचे आ रहा है तो अब उनका काम भी ख़राब हो रहा है, तो ऐसा हो। आप जानते हैं कि कुछ लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए इस पैंडेमिक में क्या ख़ास प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स होंगे? अच्छा, अब याद रखिए, कोरोना के लिए किसी के लिए कोई ख़ास प्रिकॉशनरी मेजर नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ है, किसी को भी हो सकती है। अब ऑटो इम्यूनिटी को हमें समझना है कि ऑटो इम्यूनिटी लाजमी नहीं है कि अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो तो वो पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही हो। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ कुछ होती हैं जो मल्टी सिस्टमिक होती हैं, ज़्यादा सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। आमतौर पे वो कन्फाइंड होती हैं, कुछ सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, सबको नहीं करती। तो जो जनरल पब्लिक के लिए प्रिकॉशन हैं उनको वही प्रिकॉशन लेने हैं। हाँ, चूँकि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज ड्रग्स पे होते हैं आमतौर पे, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया गया होता है, तो उनको अगर खुदा न खास्ता ये वायरस लगेगा तो सीवियरिटी ज़्यादा होगी। इसलिए वो कोशिश करें घर में रहें, बाहर ना निकलें, और जो प्रिकॉशंस हैं उनको स्ट्रिक्टली जो है वो एडहेयर करें। तो मतलब बेसिकली आपने कहा था कि वायरस जब बॉडी में जाता है तो वो अपनी जो है एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस का जो आपने रिलेशन बताया है, तो इनमें तो फिर ये होता है ना कि इनका इम्यून सिस्टम अगेंस्ट काम कर रहा होता है, तो फिर असरअंदाज नहीं होगा इस। असल में मैंने कहा ना, वो बात थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी। देखिए, एंटीजन बेसिकली होती क्या है, वो प्रोटीन जो बॉडी में बाहर से आ रही है, ठीक है, वो एंटीजन जब वो बाहर से आई तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी उसको न्यूट्रलाइज करने की। ठीक है, ये समझिए। ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी की कोई एक पर्टिकुलर एंटीजन होती है जिसके अगेंस्ट हमारी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। यानी ये ऐसे समझें जैसे आपकी मुल्क की आर्मी ने आपकी गवर्नमेंट का जो है तख्ता उलट दिया, ये इस तरह ही वाली बात है। अब उसमें वो चूँकि सिम्टम आ रहे होते हैं किसी बीमारी के, तो उस सिम्टम को कम करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऐसी ड्रग देते हैं कि इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस हो जाए। यानी आर्मी के 2-4 जनरल्स हम सैक कर देते हैं ताकि आर्मी थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस में आए। अब वो चूँकि इम्यून सिस्टम आपने दबाया हुआ है, सप्रेस किया हुआ है, तो अगर बाहर से सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया उनकी बॉडी में आ गया तो आम आदमी के मुकाबले में उनको उसका इन्फेक्शन सीवियर ज़्यादा होगा। तो इसको कोरोना के साथ ना जोड़ें, वो फिर सबके साथ ये मामला होगा। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन में जो नरमी बढ़ती जा रही है इससे कोरोना वायरस के केसेस मज़ीद बढ़ जाएंगे? अब देखें ना, चाइना वाले 4 महीने से कर्फ्यू लगा के बैठे हैं, मगर चाइना में केस रिपोर्ट होना बंद नहीं हुआ है। तो लॉकडाउन हमारे यहाँ जिस तरह का लॉकडाउन हो रहा है, हम देख रहे हैं मॉल्स खुले हैं, मार्केट्स खुली हैं, सब्ज़ी मार्केट्स खुली हैं, गोश्त मार्केट्स खुली हैं, लोग आज़ादी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉकडाउन शायद नहीं इफेक्टिव है। इसलिए हम देख रहे हैं गवर्नमेंट बार बार बेचारी हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से कह रही है घरों में रहें। तो देखें, एक बात समझें कि वायरस को इस टेक्नोलॉजी के साथ रोकना तकरीबन नामुमकिन है। तो इसने अपना जो ड्यू कोर्स लेना है वो लेना है। अब उसमें नुकसान कम हो ज़्यादा हो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अच्छी बात यह है कि 98% लोग सही हो जाएंगे। सही, 98% लोग सही हो जाएंगे।
और आखिर में आवाम के लिए आपका क्या माहिराना मशवरा होगा? मेरा माहिराना मशवरा ये होगा आवाम के लिए कि देखें ये वायरस है, पहले तो इसके खौफ को ना अपने ऊपर सवार ना करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करें। मगर वो एक साहबी थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, भाई आप कैसे तशरीफ़ लाएँ? और उन्होंने कहा ऊँट पे बैठ के आया हूँ। तो आपने कहा ऊँट का क्या किया है? तो कहने लगे कि मैंने अल्लाह के भरोसे पे छोड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उसका घुटना बांधा था? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आपने बड़ा तारीख़ी जुमला कहा, और ये हमें सबक मिलता है जो हमें लोग दर्द देते हैं कि अल्लाह पे मुकम्मल तवक्ल करें, कि पहले ऊँट का घुटना बांधना है, अल्लाह पे तवक्कुल उसके बाद करनी है। तो अब हमें क्या करना है, जो हिफाजती मेजरमेंट जो प्रिकॉशन हैं वो हमें लेने हैं। जितना घर में रह सकते हैं रहें, खामखा बाहर ना निकलें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। अगर खुदा ना खास्ता आपको नज़ला ज़ुकाम होता है तो घबराने की बात नहीं है, मुंह पर एक मास्क ले लें। आपने बीमारी फैलाने से अपने आप को रोकना है। सामने जिसको नज़ला ज़ुकाम नहीं है वो आपको बीमार नहीं कर रहा, आप उसको बीमार करेंगे। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, ख़ुद मास्क पहने, जब बाहर निकलें, बाहर से आएँ वो आप हाथ धोएँ, पूरी जो इसके प्रिकॉशन है वो इख्तियार करें। बाकी रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ दें। देखिए जो होना है वो तो होना है ना। और मैं आपको फिर एक अच्छी बात बताऊं, परेशान ना हो, 98% लोग ठीक हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी नाज़रीन, तो आप लोगों ने सुना डॉक्टर साहब ने जो माहिराना मशवरे दिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतने लोग इस वबा से मर चुके हैं, लेकिन आवाम की गैर संजीदगी अभी भी उरूज पर है। मैं आपको बताती चलूँ कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस के 22,93,644 केसेस सामने आए हैं, जबकि 1,57,400 लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, और तकरीबन 5,83,783 लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना वायरस को मात देते हुए सेहतियाब हुए हैं। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कुल 7,638 केसेस सामने आए हैं, और बिलखुसूस हैदराबाद में अब तक 193 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 109 लोग ऐसे भी हैं जो सेहतियाब हुए हैं। इससे साबित होता है कि लॉकडाउन में कितनी ही नरमी क्यों ना बरती जाए, हम सब पर कानून की पासदारी लागू होती है। और इसी के साथ हम डॉक्टर आसिम महमूद का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और कोरोना वायरस से मुताल्लिक मालूमात फराहम की। थैंक यू नाजरीन, लेट्स आस्क की पूरी टीम के साथ मुनीरा खान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।